अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। लेकिन इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप सबको वक्त पर मिलता रहे। सबसे पहले ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जिस तरह इससे पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं और डायग्राम में हमने ये कहा था कि डायग्राम एक विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसी तरह ग्राफ भी एक विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। लेकिन डायग्राम में विजुअल फॉर्म का मतलब था ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी सर्कल, रेक्टेंगल एट्सेट्रा। और यहाँ पर विजुअल फॉर्म का मतलब ये है पिक्चर या लाइंस, यानी जब हम डेटा को मुख्तलिफ पिक्चर्स या लाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो ऐसी विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ डायग्राम से एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है, अच्छा रिजल्ट देता है, बेहतर रिजल्ट दे देता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी जब हम एक ग्राफ को बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो ये रूल्स है, जब हम ग्राफ को बनाते हैं तो इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन रूल्स को याद करते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, यानी जब आप एक ग्राफ बना ले तो उसको एक टाइटल दी जाए। ठीक है, यानी जब किसी ग्राफ का टाइटल ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफ किस चीज़ के मुतल्लिक़ है। तो ये टाइटल जो है ये उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है, उस ग्राफ को ये एक्सप्लेन करता है। तो टाइटल ग्राफ के लिए ये मस्ट है, टाइटल ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 है अरेंज द डेटा। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जो डेटा हमें दिया गया होता है तो वो डेटा रॉ फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हमने उस डेटा को अरेंज करना होता है, उसकी एक एरे बनानी होती है, उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म हमें अरेंज करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट काम आपने ये याद रखना है कि डेटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यानी जो डेटा हमें दिया गया होता है उसकी हम मुख्तलिफ क्लासेस बना चुकी होगी, लेकिन थर्ड काम हमने इसमें ये करना है कि हमने उस क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी। ठीक है, जहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत हो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। बाज़ ऐसे ग्राफ्स है जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमने उसकी इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर काम आपने ये करना है कि आपने एक ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ पेपर पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 लाइन ड्रा करने हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। नेक्स्ट 5 नंबर आपने ये काम करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने एक्स एक्सिस पे लेने हैं। में जो नेम या टाइम्स दी गई है उसको आपने एक्स एक्सिस पर प्लॉट करने होते हैं। ठीक है, और 6 नंबर काम आपने ये करना है, जो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर स्केल, यानी हमें अक्सर डेटा मुख्तलिफ यूनिट्स में दिया गया होता है और वो यूनिट्स लेट सपोज हमारे पास यूनिट है किलोमीटर। ठीक है, तो हम किलोमीटर को ग्राफ पेपर पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इस किलोमीटर को सेंटीमीटर का सपोज करना है। लेट सपोज 1 किलोमीटर है तो इसको हमने 1 सेंटीमीटर का सपोज किया, लेट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केल है। इस तरह हम स्केलिंग करेंगे, मुख्तलिफ यूनिट्स को, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्केलिंग करेंगे और इस स्केलिंग को, जो स्केल हमने ले लिया, इसको हमने ग्राफ के राइट साइड पर लिखना है ताकि हमें पता चले या जो देखने वाला है उसको पता चले कि यहाँ पर इस यूनिट की स्केल हुई है। ठीक है, लास्ट नंबर काम आपने ये करना है कि ओरिजिनल डेटा को प्लॉट करना है। ठीक है, और फिर इसी डेटा को एक लाइन के थ्रू मिलाना है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। सही है, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसके लिए ये रूल्स आपने याद करने होंगे। ठीक है, तभी आप एक ग्राफ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफ्स के कितनी किस्में हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स के 5 किस्में हैं, 5 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पर है हिस्टोग्राम, सेकंड नंबर पर है हिस्टोग्राम, थर्ड नंबर पर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फोर्थ नंबर पर है फ्रीक्वेंसी करो और फिफ्थ नंबर पर है उजीव। ठीक है, अब हर एक को फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम को डिस्कस करते हैं।
جب ہم ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کے ساتھ اس کا ٹائم آپ اکرنس بھی لے لیں، یعنی یہ ڈیٹا کس وقت اکر ہوا ہے، یعنی وہ ٹائم بھی لے لے، تو ایسی ڈیٹا کو ہم ٹائم سیریز ڈیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ٹائم سیریز ڈیٹا کے لیے ایک گراف بنا لیا جائے تو ایسے گراف کو ہم ہسٹوگرام کہتے ہیں، یعنی ٹائم سیریز ڈیٹا کے لیے جو گراف بنایا جاتا ہے اس گراف کو ہسٹوگرام کہتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ لیٹ سپوز یہ ایک ایگزامپل ہے، یہاں پر ٹائم دیا گیا ہے یعنی ایئرز ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہے پرسنٹیج آف کاؤز یوزڈ فار ملک پرپس، یعنی 2008 میں 20% گائے ایسے ہیں جو ملک پرپس کے لیے، جو دودھ دینے کے لیے یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2009 میں 35% گائے ہے، 2010 میں 50% ہے، 2011 میں 25% ہے، 2012 میں 45% ہے، 2013 میں 38% ہے اور 2014 میں 22% ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہمارے پاس ڈیٹا کے ساتھ اس کا ٹائم لے لیا جائے تو ایسے ڈیٹا کو ہم ٹائم سیریز ڈیٹا کہتے ہیں۔ اب اس ٹائم سیریز ڈیٹا کے لیے ہم ایک گراف بناتے ہیں، اس گراف کو ہم ہسٹوگرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ایکس ایکسس لیں گے اور دوسرا وائی ایکسس لیں گے۔ ایکس ایکسس پہ ہم نے ٹائم لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ٹائم ہے 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 13 اینڈ 14، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ڈیٹا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس ڈیٹا کی طرف دیکھیں گے، اس میں سب سے اسمال ویلیو جو ہے وہ 22 ہے اور سب سے لارج ویلیو ہے 50، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسا انٹرول لینا ہے کہ اس میں 22 اور 60 کور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، 0 سے سٹارٹ کر کے 10 کا انٹرول لیں گے، 10، 20، 30، 40، 50 اینڈ 60۔ 60 تک ہم جب جاتے ہیں تو اس میں 50 تک یہ ویلیوز کور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اوریجنل ویلیوز کو پلاٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں 2008 ہے، 2008 میں کیا ہے، 20 ہے، 20 کاؤز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 2008 اور یہاں پر آپ نے 20 کو مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 2009 ہے، یہاں پر 35 ہے، تو 2009 کے سامنے آپ نے یہاں پر 35 مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2010 ہے، 50 ہے، تو 2010 یہاں پر آپ نے 50 کو مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2011 یہ 25 ہے، تو یہاں پر آپ نے 25 کو مارک کرنا ہے۔ 2012 میں 45 ہے، تو یہاں پر آپ نے 45 کو مارک کرنا ہے۔ 2013 میں 38 ہے، تو آپ نے یہاں پر 38 کو مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2014 میں ہے 22، تو آپ نے یہاں پر 22 کو مارک کرنا ہے۔ اب ایک لائن کی مدد سے آپ ان ڈاٹس کو جوائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب اس کے ساتھ اس کو جوائن کرنا ہے، پھر اب اس کو جوائن کرنا ہے اور پھر اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہسٹوگرام بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہسٹوگرام۔ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو گراف بنایا جاتا ہے اس گراف کو ہسٹوگرام کہتے ہیں۔ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہم آلریڈی لیکچر نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کلیئر نہیں ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ اگر ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہمیں دیا گیا ہے اور اس میں کلاسز ہے اور اس کے ساتھ فریکوینسی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کلاسز سے کلاس باؤنڈریز فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ کام ہم نے کرنا ہے کہ ایکس ایکسس پر اس کلاس باؤنڈریز کو لینا ہے اور وائی ایکسس پر ہم نے فریکوینسیز کو لینا ہے۔ آئیے ایک ایگزامپل کے تھرو ہسٹوگرام کو سمجھتے ہیں۔ یہ کلاسز ہے اور اس کے ساتھ یہ فریکوینسی ہے، تو ہم نے اس کلاسز کی کلاس باؤنڈریز فائنڈ کرنی ہے۔ یعنی یہ 20 to 24 ہے، تو ہم نے یہاں پر 0.5 20 سے مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 0.5 20 سے مائنس کرنا ہے تو یہ 19.5 آ جائے گا۔ اس کے ساتھ 0.5 کو ایڈ کرنا ہے تو یہ 24.5 آ جائے گا۔ اسی طرح جو جتنی بھی لوور کلاس لمٹ ہے اس سے ہم 0.5 کو مائنس کریں گے اور یہ اپر کلاس لمٹ جتنی بھی ہے اس کے ساتھ 0.5 کو ایڈ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس کلاس باؤنڈریز بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فریکوینسی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایکس ایکسس لینا ہے اور وائی ایکسس لینا ہے۔ ایکس ایکسس پر ہم نے یہ کلاس باؤنڈریز لینے ہیں، یہ 19.5 ہو گیا، 19.5 to 24.5، تو یہ 19.5 to 24.5 ہو گیا۔
इसी तरह 24.5 से 29.5, तो ये रहा 24.5 से 29.5 एंड सो ऑन। ठीक है, बाउंड्रीज आपने एक्स एक्सिस पर प्लाट करने हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसीज को प्लाट करना है। ठीक है, 0 to 11 आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज लेनी है। 19.5 to 24.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो यहाँ पर 19.5 से आप शुरू करके 1 तक जाएंगे और वापस 24.5 पे जाएंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 24.5 से 29.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो यहाँ पर 24.5 से आप शुरू होकर वापस यहाँ पर 3 तक आएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है, और फिर वापस 29.5 तक जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है 29.5 टू 34.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो यहाँ पर आप 24.5 से शुरू होकर 5 तक जाएंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और फिर वापस 34.5 तक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इन सारों को इसी तरीके से आपने करना है। और ये जो वेट है, ईच बार्स की जो वेट होती है, ठीक है, ये सेम होंगी क्योंकि जब हमारे पास क्लास इंटरवल सेम है, ठीक है, जब हमारे पास डेटा में क्लास इंटरवल सेम हो तो हमने इस की वेट, इस सारे बार्स की वेट क्या करनी होगी, इस सारे बार्स की वेट हमने इक्वल लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल जो है ये इक्वल है, इसमें डिफरेंस पाई 5 है, तो हमने इसके लिहाज से ये इंटरवल इक्वल लेना है। अगर ये इंटरवल हमारे पास क्लास इंटरवल हमारे पास इक्वल ना हो तो इस बार्स की वेट जो है ये हमारे पास फिर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। समझ में आ गया हिस्टोग्राम। थर्ड नंबर पर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है मिड पॉइंट और प्लस फ्रीक्वेंसी। यानी जब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करके एक ग्राफ बना ले तो ऐसे ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। मिड पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस पर लेना है और फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पर लेना है। आइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ पर क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसीज़ है। ठीक है, तो हमने इस क्लासेस से पहले सबसे पहले हमने मिड पॉइंट को फाइंड करना है, और मिड पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करें तो ये 5.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड करें तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड करके तो ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जमा करके 2 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। इसी तरह इन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे और दूसरा वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर हमने मिड पॉइंट को प्लाट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 5.5 है, तो ये हम 5.3 से शुरू करेंगे, 5.3, 5.5, 5.7। ठीक है, 5.9, 6.1, 6.3, 6.5 एंड 6.7। इसी तरह इसको हम प्लाट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की तरफ आप यहाँ पर देखें, ये सबसे स्मॉल वैल्यू इसमें 1 है और सबसे लार्ज वैल्यू इसमें 12 है। तो हमने 5 के डिस्टेंस से फ्रीक्वेंसी ले ली, 5, 10, 15 तक हमने फ्रीक्वेंसी ले ली क्योंकि इसमें 12 कवर हो जाता है। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ को प्लाट करने हैं। यहाँ पर आप देखें 5.5 के सामने फ्रीक्वेंसी है 1, तो यहाँ पर 5.5 है, हमने यहाँ पर 1 फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे। ठीक है, डॉट करेंगे। यहाँ पर है 5.7, तो फ्रीक्वेंसी है 5, ये है 5.7, फ्रीक्वेंसी है 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मार्क करनी है, यहाँ डॉट लेनी है। ठीक है, यहाँ पर है 5.9 और फ्रीक्वेंसी है 7, तो यहाँ पर है 5.9 और इसके सामने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मार्क करना होगा। ठीक है, इसी तरह 6.1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, 6.1 फ्रीक्वेंसी 12 है। ठीक है, इसी तरह 6.3 फ्रीक्वेंसी 8 है, 6.3 फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, और 6.5 फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, और 6.7 है फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, इस तरह हम डेटा को प्लाट करेंगे। अब इन सब डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, एक लाइन की मदद से हमने इस डॉट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, फिर यहाँ इसी तरह। ठीक है, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ऐसे शेप को, ऐसे ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। समझ में आ गई।
क्लियर हो गया। 4 नंबर पर है फ्रीक्वेंसी करो, यानी ये स्मूथ फ्री हैंड करो होगा, ठीक है। यानी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो उससे बन जाता है फ्रीक्वेंसी करो। ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ही बनता है, ठीक है। यानी उसमें भी मिड पॉइंट होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें भी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं आपस में तो इसके लिए या तो एक स्केल यानी एक पैमाने की ज़रूरत पड़ती है या एक स्ट्रेट लाइन की मदद से हम इस पॉइंट्स को मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को एक स्मूथ फ्री हैंड करो यानी एक हाथ से हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करके इसी तरह हम जाएंगे, ठीक है। फिर तो ऐसी स्मूथ पाम को, ऐसी स्मूथ करो को हम फ्रीक्वेंसी करो कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलीगॉन के हर एक पॉइंट को पार करेगा, बल्कि उसके करीब करीब जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी याद रखें कि इसमें इस तरह भी नहीं होगा कि जब हम यहाँ पर जाए ऊपर, ठीक है, और हम सडनली नीचे आ जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम ऊपर जब जाएंगे तो हमने यहाँ पर इस तरह एक करो सा शेप बनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक स्मूथ शेप, यानी ये एक फ्री हैंड करो है, यानी इसको हाथ से हम बना सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी जब वो पॉलीगॉन का करो एक स्मूथ फॉर्म में हम बना लें तो ऐसे करो को हम फ्री हैंड करो या फ्रीक्वेंसी करो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब फ्रीक्वेंसी करो के कुछ टाइप से उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जब दोनों साइड करो के इक्वल हो, सेम हो, तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। एसिमेट्रिक उस करो को कहते हैं जिसके दोनों साइड इक्वल ना हो, ठीक है, दोनों साइड इक्वल ना हो, तो उस करो को हम एसिमेट्रिक कहते हैं। अगर इस तरह हो तो इसे हम पॉजिटिव करो या पॉजिटिव एसिमेट्रिक कहते हैं, और ये निगेटिव है, ठीक है। समझ में आ गई। इसी तरह अगर करो का शेप इस तरह हो तो हम इसको जे शेप कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। 4 नंबर पर है अगर करो का शेप इस तरह हो तो इसे हम यू शेप करो कहते हैं, और अगर करो का शेप इस तरह हो तो इसे हम बाई मॉडल करो कहते हैं। ये 5 फ्रीक्वेंसी करो के टाइप्स थे। लास्ट नंबर पर है उजीव। उजीव को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। ये क्लास बाउंड्रीज प्लस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मिलकर बनता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सिस पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में वहाँ पर क्लास बाउंड्रीज और प्लस फ्रीक्वेंसीज थी, और यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज प्लस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बस इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है क्लासेस और फिर हमने इस क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज लेनी है, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसीज़ की हमने यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ लेनी है। यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रनिंग टोटल है। 2 के साथ 10 को ऐड करें तो ये 12 आ जाएगा, 12 के साथ 3 को ऐड करें तो ये 15 आ जाएगा, 15 के साथ 3 को ऐड करें तो 18 आ जाएगा, 18 के साथ ये 2 को ऐड करें तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्रीज को प्लाट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमने ये क्लास बाउंड्रीज प्लाट की, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लाट करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉल वैल्यू है 2 और सबसे लार्ज वैल्यू है 20। तो यहाँ पर हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 10, 15 एंड 20। तो इसमें ये सारी वैल्यूज कवर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये है 4.5 से 9.2 तक, ये है 2, ठीक है। 4.5 से यहाँ पर है 9.5 तक, तो ये हमने 2 ले ली, ठीक है। यहाँ पर है 19.5 से 14.5 तक 12 है, तो यहाँ पर 19.5 से 14.5 तक ये है 12, तो यहाँ पर हमने 12 के सामने मार्क करना है, ठीक है। इसी तरह 14.5 टू 19.5 ये है 15, तो यहाँ पर 14 टू 14.5 टू 19.5 यहाँ पर हमने 15 के आगे मार्क करना है, ठीक है। इसी तरह 18 और इसी तरह 20, ठीक है। अब हमने एक लाइन की मदद से इसको मिलाना है, तो हम यहाँ से इस लाइन को स्टार्ट करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है।
تو یہ ہے اوجیو یا کمولیٹیو فریکوینسی پولیگان. اس گراف کو ہم اوجیو یا کمولیٹیو فریکوینسی پولیگان کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے گرافس اور اس کے ٹائپس کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.